अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने हैं। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 333 रन किए और लग यूं रहा था कि शायद पाकिस्तान, एक टाइम आया जब 7 खिलाड़ी आउट हो गए साउथ अफ्रीका के। हम सब वहां पर जर्नलिस्ट बैठे यही बात कर रहे थे कि अब शायद लग ये रहा है कि पाकिस्तान लीड ले लेगा, उन्हें आउट कर देगा। लेकिन वो लीड भी उतारी साउथ अफ्रीका ने और उनके टेल एंडर्स ने पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत प्रेशर में डाला। आज बड़ी डिटेल डिस्कशन ज़रा पिच पर करूंगा। पिच पे क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं, पिच सपोर्टिव नज़र आ रही है, लेकिन मैं बड़े देर देखा जब मैच तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पिच जैसी दिख रही है वैसा वो रिस्पॉन्स या बिहेव नहीं कर रही है। ये पिच के बड़े अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और बड़े अलग बिहेवियर्स होते हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। दूसरा, नोमान को पैचेस में ओवर क्यों करवाए गए? मेरी नज़र में अगर नोमान की कंटिन्यूटी रहती तो शायद आप बेहतर स्कोर पर उन्हें आउट कर लेते। बहरहाल रबाडा को फुल नंबर है कि उन्होंने अपनी लाइफ का 47 से ज़्यादा का स्कोर बना के 71 कर दिया और मुथू ने कमाल कर दिया, उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल दी। दो इनिंग्स ने पूरा पासा पलट दिया और साउथ अफ्रीका 404 पे चली गई। अब डिपेंड टोटल होगा हमारी बैटिंग पर, हमने क्या करना है, कैसे करना है। अभी तो खैर 2 दिन आज के दिन के बाद बाकी हैं, लेकिन क्या हम दोनों दिन की गेम जिंदा रख सकते हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। कज़ाफी का जो टेस्ट मैच था उसमें 167 पर हम आउट हो गए, बुक हो गई हमारी टीम। हमें अंदाज़ा था कि 250 से ऊपर स्कोर करेगी तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसमें बॉलिंग एलिमेंट ने बहुत कमाल किया और हमारा बॉलिंग यूनिट जो है वो बड़ा जम के बॉलिंग करता रहा, जिसकी वजह से आप वो मैच जीत भी गए। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी की वो 4 विकेटें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी इस पिच पे, जहां पर बिल्कुल डेड पिच थी, जहां पर स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी और कोई बहुत अलग बिहेवियर रावलपिंडी की पिच का नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जैसे महाराज ने वहां पर बॉलिंग की और मुत्तू ने अगर बॉलिंग में साथ नहीं दिया तो उन्होंने प्रेशर डाला फिर बैटिंग की सूरत में। हमारे टेल एंडर्स आए और 16-17 रन पे चलते बने। हम 5-6 विकेटें मुसलसल गंवा रहे हैं 16, 17, 21 और 28 रन के बीच में। पिछले कोई 2-3 साल में सिवाय हमने इंग्लैंड टेस्ट के कोई ऐसे बड़े टेस्ट या मार्क्स नहीं छोड़े हैं कि जिस पर हम बहुत खुल के बात करें। इंग्लैंड टेस्ट था, पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन उसमें भी हमने होम कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए जीते, जो सबको हक है। लेकिन क्या हम होम कंडीशन से बाहर की कंडीशन के लिए तैयार हैं? और आज तो अभी हम होम कंडीशन पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। हमारी बैटिंग पर बड़े सवालिया निशान हैं। हादिया फयाज़ ने हमें ज्वाइन किया। हादिया फयाज़ खुद भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, और साथ ही साथ मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मुबीन रीजनल टीम के मैनेजर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बड़ा शानदार क्लब रन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मुबीन के क्लब से खेल के निकले। और ख़ास तौर पे अभी रिसेंट में अगर मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जहादात का, तो वो भी मुबीन ने ही हीरा हमें दिया। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हादिया, पहली इनिंग में 71 रन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बर्तरी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी कर देगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कहाँ गलती हुई, क्या वजह बनी इस सारे पहले इनिंग की? अगर हम दोनों का एनालिसिस करें, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम पहली इनिंग में पार्टनरशिप ब्रेक करने में कहीं कहीं चूक रहे हैं? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, आपने शो में मौका दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच आज खेल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का जो बैक एंड आ रहा है पाकिस्तान के पास, कि पाकिस्तान कहाँ लैक कर रहा है। ज़ीशान नादिर भी आ गए हमारे साथ। ज़ीशान नादिर महसूद, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। सॉरी हादिया जी, प्लीज़। पाकिस्तान लैक उसी जगह पे करता है हमेशा जहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। पाकिस्तान हमेशा से ही, हम किसी भी फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, T20, ODI या टेस्ट मैच, हमेशा पाकिस्तान कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे लैक करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब देखते हैं आप स्टार्ट के ओवर्स में अगर विकेट्स भी हासिल कर लेते हैं या आप एंड के ओवर्स में विकेट हासिल कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स ढीले पड़ जाते हैं। अब वही हुआ एंड के ओवर्स में, जैसे शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ना शुरू हो गई, साजिद खान को भी मार पड़ना शुरू हो गई। एग्जैक्टली, आपका 11वें नंबर का प्लेयर आपको आगे छक्के मारा और हमारे 11वें नंबर के प्लेयर्स आके पहली बॉल पे मुंह उठा के शॉट मारने की कोशिश करते हैं। ऑलराउंडर कहते हैं और आपने बैटिंग प्रीमियम ऑलराउंडर, हाँ, प्रीमियम बॉलर और प्रीमियम। लेकिन आपने बैटिंग देखी शाहीन की, जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलिए सारे टेस्ट मैच की सारी इनिंग में, कोई स्कोर नहीं। क्या फर्क पड़ा? अच्छा, एक अगर मैं फर्क पूछूं आपसे, टेल एंडर्स जिस तरह उनके बैटिंग करके गए और हमारे करके गए,
क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर लिया था रबादा ने और मुथुस्वामी ने। वहाँ पे हमारे प्लेयर्स जिस तरह की बैटिंग करते हैं टेल एंड पे आकर, वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हमारे प्लेयर से कि वो वहाँ पे मैच को थोड़ा सा एक और लंबा टाइम तक दे सकते हैं और रन्स भी अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं हमारे टेल एंडर्स। बेशक वो बाकी फॉर्मेट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा सकता है, जैसे आपने एशिया कप में देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने आगे किस तरह छक्के चौके लगाए थे, उस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टेस्ट मैचेस में भी वो उसी तरह से आके सेंसिबल इनिंग खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसी इनिंग नहीं खेल पाए। ऑपोजिट साइड पे हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने किस तरह की बैटिंग की है। बेशक उनके मेन बैटर्स आउट हो गए, लेकिन उनके टेल एंडर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 71 रन्स की अब वहाँ पे लीड दे दी। अब देख सकते हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन बॉलर्स थे, आसिफ अफरीदी को आप लोगों ने इतने टाइम बाद मौका दिया, उसने अच्छी विकेट्स तो हासिल करके दे दी। टाइम बाद नहीं, आखिरी टाइम आखिरी और इतने टाइम बाद अगर उनको मौका दिया है, एग्जैक्ट 40 इयर्स में डेब्यू वो कर रहे हैं, 39 इयर्स के हैं, ऑलमोस्ट 40 पहला और 6 विकेट हासिल कर लिए, हो सकता है बहुत मौके दे सकते हैं कि लास्ट मैच ही हो गया, इसके बाद बहुत मुश्किल ही उन्हें मैच मिले। अब ये मैचेस तो हम नोमान और साजिद को नहीं दे रहे। अच्छा, नोमान के लिए अच्छी चीज ये है कि नोमान ने आपके होम ग्राउंड पर ही खेल खेल कर दुनिया का दूसरा बेस्ट आईसीसी में टेस्ट बॉलर बनने का एजाज हासिल किया। और नो डाउट वो बंदा डिजर्व करता है, बड़ा नर्व है, बहुत टेम्परामेंट है, कमाल का टेस्ट प्लेयर है। आसिफ की बात कर रही थी हादिया, आपको लगता है कि इस एज में हम जब टेस्ट डेब्यू करवा रहे होते हैं तो इसका मतलब वही होता है जो हमने ताबिश के साथ किया था कि बस आपको रिटायर करना है तो आपको एक टेस्ट प्लेयर का सीगा लगा दें आपके साथ और बस आप रिटायर हो जाएं? ये तो एक तरह से गलत है कि हमने उनको 40 साल तक उनको वेट करवाया कि वो आके डेब्यू करें पाकिस्तान टीम के लिए। ये इस तरह की बॉलिंग वो मेरे ख्याल से पहले भी करते ही आ रहे होंगे। आपको पीएसएल भी उन्होंने लाहौर कलां से बहुत अच्छी बॉलिंग किया। आप उनको किस चीज़ का वेट कर रहे थे? उनको आपने क्यों नहीं ग्रूम करवाया पहले कि वो 4-5 साल पहले ही अगर आ जाते? ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर जरा डिटेल बात करते हैं, आसिफ को भी लेकर बात करते हैं। जो कुछ हुआ 71 रन की इनिंग तक की गेम, इस पर सारे पे एनालिसिस करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मुबीन साहब। 71 रन, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब 7-8 विकेटें गिरती हैं तो लगता यूं है कि बस अब पाकिस्तान ले जाएगा। लेकिन एक बड़ा मसला चल रहा है हमारे साथ। एशिया कप में भी यही हुआ कि हम एक पार्टनरशिप लगवा गए और जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकल गया भारत वाला। अच्छा, ये एक बार नहीं हुआ, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। आज का दिन भी ऐसा ही गुजरा। जो पार्टनरशिप लगी है खासतौर पे महाराज और मुथुस्वामी की, उसने इतना बूस्ट कर दिया उस मैच को, वो इतना क्लोज ले गए। 22-23 रन पहले शायद महाराज आउट हुआ। अच्छा, उसमें गलतियां, एक स्टंप भी छोड़ा रिजवान ने, 2 कैचेस भी छूटे, जो इमामुल हक ने भी एक कैच छोड़ दिया, एक और कैच भी छूटा। तो ये कैचेस भी बड़ा मैटर करते हैं। वो एक 89 कर गया, एक 30+ कर गया, वो स्कोर में 100 रन की इजाफा कर गए। फिर रबाडा आए, उन्होंने 71 कर दिया। तो ये बड़ा अजीब व गरीब सिनेरियो रहा और बहुत अच्छा फाइट किया साउथ अफ्रीका ने, फुल क्रेडिट दूंगा उनको। जी हाँ, खान भी देखें, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सिवाय इस चीज़ के कि जो आपकी मेराज की और मुथु की पार्टनरशिप लगी है, उसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल जो मैच था वो पाकिस्तान के हक में बड़ा बेहतरीन जा रहा था। फिर रबाडा ने इतने क्विक आके 61 बॉल्स पे 71 स्कोर किए, उन्होंने 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, थोड़ा सा मैच पाकिस्तान से दूर ले गए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करता हूँ। अगर हम पाकिस्तानी पिचेस की बात करते हैं, पाकिस्तानी कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमेशा से पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो ऐसे ही खेलते आई हैं। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, हम लाहौर की बात करें, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, हमारे वकार यूनुस, वसीम अकरम, जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया पाकिस्तान में, उन्होंने भी इन्हीं पिचेस पे खेल के परफॉर्म किया है। तो जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं वो बेसिकली है, देखिए अगर हम T20 की बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारी डेथ बॉलिंग में मसला आ रहा है। हम नए बॉल से तो बॉलिंग कर लेते हैं फास्ट बॉलर्स, लेकिन जो पुराना बॉल है उस पर हम इतने एक्सपर्ट नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह स्पिनर्स में से अगर आसिफ अफरीदी की आपने बात की है, बल्कि उनके नुमान अली भी हैं, दोनों हमारे वेटरन स्पिनर्स हैं मेरे ख्याल से। और नुमान अली को भी काफ़ी लेट पाकिस्तान से मौका मिला, फिर आसिफ अफरीदी को भी आज काफ़ी अरसे के बाद जाके आखिरी टाइम पे जाके ऑलमोस्ट उनको चांस मिला और उन्होंने भी परफॉर्म किया और
साबित किया कि वो एक इतने अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उन्होंने भी 6 खिलाड़ियों को आउट किया। तो मेरे ख्याल से जो फास्ट बॉलिंग स्पेशली हमारी, अगर हम लीडिंग फास्ट बॉलर्स की बात करें तो शाहीन की बात करते हैं, तो रिवर्स स्विंग देखें, जब टेल की बात होती है तो टेल एडर्स को आके यार्कर्स लगते हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स अपनी रिवर्स स्विंग करते हैं आके। तो एक चीज़ मुझे वहाँ पे थोड़ा सी वो लैग कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम। और फिर जाके जब 80 ओवर्स के बाद हमने जाके दूसरा नया बॉल हमने ले लिया, देखिए उसके बाद थोड़ा सा स्पिन भी होना कम हो गया। अगर हम नुमान और आसिफ अफरीदी पर लड़ाई कर रहे थे, तो फायदा नहीं उठाया ना, नए बॉल लेने का क्या फायदा जब आसिफ अफरीदी और नुमान अली की हम बात कर रहे थे, हम उन पे रिलाई कर रहे थे इस मैच में, बॉलिंग यूनिट जो हमारा था, तो फिर हमें उनको उनके अकॉर्डिंगली हमें जो बॉल है वो देखना था कि उनके लिए क्या सूटेबल है। तो मेरे ख्याल से हमें नया बॉल भी जो है वो सेकंड नहीं लेना चाहिए था, उन्हीं दोनों के साथ जाना चाहिए था और पुराने बॉल के साथ ही जाना चाहिए था। ये वो चीज़ हुई है। थोड़ा सा मैच पाकिस्तान से दूर हुआ, लेकिन स्टिल आई विल से कि देखें पाकिस्तानी कंडीशंस हैं, हम रावलपिंडी में मैच खेल रहे हैं। अब जाके अगर 71 की लीड भी है तो जो हमारी बैटिंग यूनिट है उस पर बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी भी आयद होती है, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ भी है कि अब जाके अपना आप, स्पेशली अगर हम बाबर की बात करते हैं, हम रिजवान की बात करते हैं, हम शान मसूद की बात करते हैं, तो ये वो खिलाड़ी हैं कि जिनको अब फ्रंट पे आके इस मैच में अच्छी तरीके से पाकिस्तान को सेव करना चाहिए। 300 रन करने की एबिलिटी पाकिस्तानी बैटिंग यूनिट में अभी भी मौजूद है। और अगर पिच की बात करें तो 4th डे जो होगा, बेसिकली 5th डे थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन 4th डे में जाके मुझे लगता है कि अभी देखें आपने बात की कि जो पिच नजर आ रहा है लेकिन वैसे उस तरह बिहेव कर रहा है। बड़ा हैरान उसकी जो वजह है मेरे ख्याल से, देखिए क्रैक्स भी हैं, लेकिन साथ में ना देखें अगर हम गर्मियों की बात करें, अभी जो कंपैरेटिवली जो वेदर है थोड़ा सा इतनी वो धूप तेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी भी उसको वो ओवर ड्राई के फेज में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्राउड बैठा है ना, उसके लिए बड़ी धूप थोड़ा टाइम लगेगा। पिच को 5th डे देखें, रिक्वेस्ट करके यहाँ भी करूंगा, अगर हम 250 रन के करीब कर लेते हैं मेरे ख्याल से, अगर हम टारगेट देते हैं तो बहुत बेहतर टारगेट होगा मेरे ख्याल से। और 5वें दिन जाके उसको चेस करना इतना आसान, 5वें दिन तक जाएगा भी कि नहीं, इस पे जरा हम अलग भी बात करते हैं। आपने जो 2-3 जहतें खोली हैं ना, एक तो स्पिन को लेकर, दूसरा आपने कहा कि हम जाहिर है इस पूरे अगर मैच सिनेरियो में सिलेक्शन ही देख लें तो हमें अंदाजा हो गया था एक पेसर हमने रखा है, वो हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है और वो अब कैप्टन भी हैं वनडे के। और जिशान, एक तो चलें इस बात से पहले ज़रा आमिर जमाल की बेटी, जो नौमौलूद बेटी है, उनका इंतकाल हुआ, हम उस पर बड़ा दुख का इजहार भी करते हैं, उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और ये भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पर दुख का इजहार किया। अच्छा जिशान, एक तो ज़रा क्यों 71 रन तक हम ले गए, इतनी बड़ी इनिंग खेलने के लिए अलाउ कैसे कर दिया हमने टेल एंडर्स को, पहली बात। दूसरा, अगर पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, मैं देख रहा था शाहीन कोशिश कर रहा था, मैंने बड़ी बगौर उनकी बॉलिंग को आज देखने की कोशिश की, वो कोशिश कर रहा था कि जड़ में बॉल करे और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्विंग्स किए, लेट स्विंग भी कर रहे थे, वो ब्लॉक होल्स को भी अटैक कर रहा था शाहीन, लेकिन वो उस तरह वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। हमने नोमान को पैचेस में ओवर्स करवाए, क्यों, क्या वजह हो सकती है इसकी? शुक्रिया अरसान भाई प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो जैसे मुबीन ने कहा कि जब आपने आउट कर दिए 7 खिलाड़ियों को, आपने आउट कर दिया और आपने एकदम से जो है वो दूसरा नया बॉल ले लिया, वहां पे नए बॉल की उस वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि शाहीन को काफी देर से आपने बॉलिंग नहीं करवाई और एकदम से आप नया बॉल करवा के फिर उसके ऊपर आप जिम्मेदारी डाल देते हो कि अब वो आपको आउट करके देगा। डेफिनेटली जब आपने 3 स्पिनर खिलाए हैं तो कोशिश उनकी यही होनी चाहिए थी कि उनको पुराने बॉल से बॉल करवाते। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ ये पहली दफा नहीं हुआ, आप पास में भी देखते रहते हैं, हम 6 या 7 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं और ये हमने डोमेस्टिक की भी टीम्स में देखा है कि हम बिल्कुल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं कि अब हमने जो है वो उनको पकड़ लिया है। जबकि आप बाकी टीम्स को देखें और खासकर ऑस्ट्रेलियन टीम को, कि वो जब एक दफा टीम को पकड़ लेते हैं तो फिर वो किल के लिए जाते हैं कि अब इनको वहीं पे जो है वो पकड़ के उस टीम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारा चूंकि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अभी अगर आप देखें कि 71 की है रबादा ने, और वो जो है वो पूरे मैच का जो है वो रिजल्ट को चेंज कर दिया। अभी आपको 2 दिन बेशक पड़े हुए, लेकिन अगर पाकिस्तान कितना पहले 71 चेज का वो लीड कम करेगा, फिर उसको जो है वो चेज के लिए स्कोर देगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया इस टेस्ट मैच का कोई रिजल्ट आना। कोई पता नहीं है कि दोनों टीमें इतना बुरा खेलें कि वो जो है एकदम से हमारे पास रिजल्ट आ जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। और जहां तक बॉलिंग की बात दोबारा से मैं करूं कि मुझे ये समझनी है कि नोमान को आप जी निशान आपकी आवाज आ रही है।
जी, नुमान को इन्होंने बिल्कुल पैचेस में बॉलिंग करवाई, उनको इस तरह यूज नहीं किया, काफी देर वो बाहर भी रहे। आई डोंट नो क्या वजह है। या तो मेरे ख्याल से एक तो सबसे पहले मुबारकबाद है आसिफ को कि वो टेस्ट प्लेयर बन गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 6 आउट भी कर दिए, लेकिन पहले तो हमें ये वजह नहीं समझ आई कि उनको इस टेस्ट मैच में खिलाया क्यों था। और अगर चलें खिलाया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, फिर लगता है ये टेस्ट मैच सिर्फ उन्हीं के लिए करवाया जा रहा है कि उन्हीं से ही ओवर करवाएं कि वही परफॉर्म कर लें, और किसी तरह आकिब जावेद और बाकी सिलेक्टर जो है उनकी ये सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई हो जाए। बाकी बॉलिंग के बारे में, आप इतना स्लो विकेट है, आप उस स्लो विकेट पे जो है जहां हम बैटिंग करने अब जाएंगे, अब उनके भी आप देख लें, जो स्पिनर है, महाराज है, मुथुस्वामी है और हैमर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी, एक अच्छा टोटल देंगे और दोबारा हम उन्हें कोशिश करेंगे आउट करने की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जिशान, कि अगर मैं कोई एक रिजल्ट चीज आपसे मिलेगा। पूछूं, जहां पर स्पिन को पिच सपोर्ट कर रही होती है, ऑब्वियस है कि वहां पर आपका एक फास्ट बॉलर भी खेल रहा तो काफी है, उसको सिर्फ हमने खिलाना एक मैंडेटरी चीज होती है, वरना लोग कहते हैं देखे ना पूरा फास्ट बॉलर ही आपने बाहर कर दिया, अभी आपने कप्तान बनाया, आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे, उसको भी बाहर कर दिया। लेकिन जब हम एक सेटल प्लेयर या जिसको एक एंड देते हैं बॉलर को, वो दुनिया का नंबर 2 बेस्ट बॉलर हुआ है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, हम उसका एंड भी डिस्टर्ब करें उसके, और ये एंड आप जानते हैं, आप चूंकि बॉलर रहे हैं और इन सबके साथ खेले हैं, तो एंड का होल्ड करना एक बॉलर के लिए कितना जरूरी होता है, जरा ये भी हमें बता दें। जी डेफिनेटली, मैं वैसे तो लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे ये बात हुई कि पर्सनली मैं खुद जो है इन चीजों पे इतना बिलीव नहीं करता। नो डाउट, आपको जहां से, जिस एंड से आप कंफर्टेबल हो, आपको वहीं से बॉलिंग करवानी चाहिए, नेचुरल है। तो अगर आप उसका एंड चेंज करेंगे जहां से वो कंफर्टेबल है, तो ऑब्वियसली एक मेंटली जो है वो बॉलर डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मैं जिस एंड से अच्छी बॉलिंग करवा रहा था या जहां से मुझे टर्न मिल रहा है, जहां से जो है बैट्समैन तंग हो रहा है, आप मुझे वहां से चेंज करके दूसरे एंड पे ले जाते हो। अब वही वाली बात है कि ये टेस्ट मैच शायद आसिफ अफरीदी के लिए ही बनाया गया था कि उनकी मर्जी के जो भी कंडीशंस जैसे उनको सूट करती हैं वहां से करवाया जाए, लेकिन ये चले बात जो है वो प्रोफेशनली अच्छी नहीं लगती। तो हम अब जो टेस्ट मैच जैसे भी हुआ वो हो चुका, जो पहली इनिंग्स थी वो हो चुकी है। आइंदा जो है, अब जो आना है हमने, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कोशिश ये करें कि जो आपका प्रीमियम बॉलर है, नुमान है, उन्होंने इतने आउट किए हुए हैं, उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए। नो डाउट आसिफ जो है वो बहुत बैग ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास डोमेस्टिक का, वो लेके आए हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए अपने जो प्रीमियम बॉलर हैं। थोड़ा सा मुझे साजिद से जो है वो रहा, थोड़ी शिकायत रही कि उन्होंने वो उस तरह की बॉलिंग नहीं की जैसे वो कर रहे थे पहले बॉलिंग, थोड़ा सा पिच में टर्न कम था, तो उनको जो है वो थोड़े इतने इफेक्टिव नहीं लगे। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉलिंग पाकिस्तान ने ज्यादा बुरी नहीं की, लेकिन ये जो आखिरी पैच था जिसमें हमने 204 पे 6 खिलाड़ी आउट कर दिए और उसके बाद टेल एंडर से 200 स्कोर करवा अच्छा दिया। ये चीज जरा, आप मुझे कह रहे हैं कि वहां बॉलिंग हमने ज्यादा बुरी नहीं की, तो एक चीज जो कि हम डिस्कस भी करते हैं, हादिया, क्या ये 400 की विकेट थी और हमने 400 नहीं बनाया? 400 रन अगर स्कोरबोर्ड पे लग जाता स्टार्ट में तो जरा प्रेशर आता, या 400 प्लस करने की सकत थी इस पिच में और लग भी रहा है, उन्होंने भी कर दिया, आप भी 333 पे चले गए। हम कोई हमेशा की तरह जो हम कहते हैं, तो हम शॉर्ट ऑफ 100 रन या 70 रन है पहली इनिंग में। बिल्कुल हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह ये इन लोगों ने रन्स किए, रबादा ने और मुथुस्वामी ने, अगर हम इन लोगों को पहले ही आउट कर लेते हैं दोनों प्लेयर्स को, तो हमारे पास थोड़ा सा कम लीड रह जाती और वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता था उस पॉइंट के टाइम के लिए। लेकिन वही पाकिस्तान की टीम गलती कर बैठी, जिस टाइम पे उनको विकेट्स और लेनी चाहिए थी वहाँ पे उन्होंने विकेट्स नहीं ली, जहाँ पे आपको पता था कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं जो अटैक कर रहे थे आपके पास आपके लिए, लेकिन उन्होंने अटैक उस तरह से किया नहीं। उनको करना चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर आपने 5 विकेटें आसिफ अफरीदी ने ले ली थी उस पॉइंट पे, वहाँ पे आप एक और विकेट बआसानी ले भी सकते थे। रबादा की आप ले सकते थे क्योंकि वो 11वें नंबर के बैटर आए थे, और क्योंकि मुथुस्वामी पहले बैटिंग कर रहे थे, वो थोड़े से सेट हो गए थे पिच पे, उनको रीड कर चुके थे वो पिच को, लेकिन आप रबादा की तरफ जा सकते थे, उनको आउट कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाए पाकिस्तान के बॉलर्स। हमारे प्रीमियम बॉलर्स जो हैं सारी के सारी, नुमान अली ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन इस मैच में वो उनका वो जो चार्म था वो थोड़ा सा हमें कम नज़र आया। बेशक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे दोनों ही, आसिफ अफरीदी और ये देखिए ना, एक तो उनको पैचेस में ओवर करवा दिए, 4-5 ओवर के बाद रोक दिया,
फिर आसिफ को आपने लाना था, ले आए, उसने 5 विकेटें ली, नो डाउट अच्छा किया कि 5 विकेटें उसने ली। लेकिन जो एक सेटल बॉलर है, जो जिशान बात कर रहे हैं कि आपका तो बेसिक फोकस ही नोमान था ना पूरे टेस्ट मैच का, या साजिद था, तो आपको साजिद या आसिफ को नोमान को सपोर्ट करना था, इधर नोमान सबको सपोर्ट कर रहा था। ये आपकी मेंटालिटी का फर्क आया ना आज, जिसकी वजह से आपने स्कोर भी दिया। दूसरा, हम पार्टनरशिप ब्रेक करने की ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमें हमारी साइकी में क्या प्रॉब्लम है आपके मुताबिक कि हम पार्टनरशिप क्यों नहीं ब्रेक कर पाते, हमें क्या प्रॉब्लम है? पार्टनरशिप का सिर्फ एक मेन रीजन यही है कि इस वजह से ब्रेक नहीं कर पाते क्योंकि जब आप स्टार्ट के ओवर्स में आप बैटर्स को आउट कर लेते हैं, हमारे जो बॉलर्स है कर लेते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स भी और स्पिनर्स भी, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में आकर, मिडिल ओवर्स में आकर आप मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनको आउट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आप लोग ढीले काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं। आप उन बैटर्स को समझते हैं कि हम आराम से अब आउट कर लेंगे, ओवर्स निकल जाएंगे, फिर हम आराम से उनको आउट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये प्लेयर्स गलती करते हैं, वहाँ पर हमारे बॉलर्स मेजरली गलती करते हैं कि वहाँ पर अगर ये विकेट्स हासिल कर लेंगे तो इतना लंबा मैच नहीं जाएगा, इनको पहले रिस्ट्रिक्ट करें, कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हम आसानी से मैच भी जीत सकें, लेकिन यहाँ पे वो गलती करते हैं। अच्छा मुबीन, ये जो पार्टनरशिप है ना, बड़ा लंबा मसला है। अभी जिशान ने गिनवाई और ऐसे कई मैचेस हैं, मैंने तो एशिया कप का एक जिक्र किया, ऐसे लातादाद मैचेस हैं जहाँ पर छठे सातवें पर हम इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगवा देते हैं कि मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। अभी तो खैर चले टेस्ट था, एक तो ज़रा पार्टनरशिप, और मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। इमामुल हक, एक इनिंग में उन्होंने स्कोर किया, 3 इनिंग्स उनकी खाली चली गई हैं। उनके अगर ऑल्टरनेट डिजॉर्जी की मैं बात करूं तो डिजॉर्जी को बहुत बड़ा टॉप नाम नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, उन्होंने सेंचुरी की पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर 50 की उन्होंने, यानी 2 कंप्लीट प्रॉपर इनिंग्स और बड़ी सपोर्टिव इनिंग्स लगाई। क्या वजह है कि इमामुल हक बाहर 4-4, 5-5 सेंचुरियाँ करके आ रहे हैं काउंटी में, और यहाँ आने के बाद एक अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद उनका बल्ला नहीं चला? ज़रा इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मुबीन साहब। 2 चीज़ें, एक तो ये कि पार्टनरशिप में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं तोड़ पाते, कि टेक्निकल क्या है, हम ऐसा क्या करते हैं। चले एक तो समझ आ रहा है कि हम ढीले पड़ते हैं, हम चीज़ों को रिलैक्स लेते हैं, नहीं उसके बावजूद हम बॉल जो कर रहे होते हैं, क्या हम अपनी वैरायटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ये डर के कि ये तो पहले भी ऐसे ही आउट हो रहे थे, तो हम उसी एक सिंगल यूनिट बॉलिंग पे रहते हैं कि हाँ यही करते रहे, चैनल बॉलिंग जैसे कहते हैं, हम यही करते रहे तो इस पर आउट हो जाएंगे। देखिए सलाम पे आपने बात की है पार्टनरशिप ब्रेक करने की, और उससे पहले आपने एक बात की है कि कुछ ऐसी पार्टनरशिप लगती हैं हमारे अगेंस्ट जाके, या 5-10 ओवर ऐसे होते हैं जो हमें मैच से बहुत बहुत दूर ले जाते हैं। आपने पास में भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखे। क्रिकेट यही है बेसिकली, जब आप किसी भी फेज़ में किसी भी टीम को आप जगह देंगे तो डेफिनेटली आपसे मैच को बहुत दूर ले जाएगी। अब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ। देखें, मैं फिर आपको थोड़ा पास में ले जाऊँगा। अगर जहाँ पे भी पिचेस स्लो होती हैं, जहाँ पे भी लो बाउंस रहता था, मैं फैसलाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, इसी जगह पे इन्हीं टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कंडीशंस में हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे, वकार थे, वसीम थे, देखें हम फिर उनकी बात करते हैं रिवर्स स्विंग। मैं अभी अजहर महमूद हमारे कोच हैं, जावेद भी बैठे हैं, देखिए ठीक है, लेकिन क्या बहुत पुराने मैच की बात हो गई, जो रिवर्स स्विंग है क्या वो हमारे फास्ट बॉलर्स को नहीं आती? वो क्यों लैग कर रहे हैं इस चीज़ में? जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, जाके वहाँ पे जाके 80-80 ओवर का मैच नहीं, बॉलिंग नहीं करेंगे, जाके पूरा दिन जाके बॉलिंग नहीं करेंगे। देखिए न्यू बॉल के बाद सेमी न्यू का फेज़ है और फिर रिवर्स वाला फेज़ है, उसमें हम एक लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आपके टेल एंडर्स वगैरह हैं वो बहुत आपको दूर रह जाते हैं मैच से। जिस तरह आज रबाडा ने आपको जो है बिल्कुल ऐसे बैटिंग की जिस तरह लग रहा था कि वो एक तो ब्रायन लारा लग रहा था वो। तो बेसिकली मेरे ख्याल से स्टिल अभी मैं एक बात यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँगा कि फिर भी पाकिस्तानी टीम अभी मैच से आउट नहीं हुई। हमने अच्छा टास्क जीता हुआ है। 5वें दिन का जो पिच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये नहीं कह रहा हूँ मुबीन, मैं ये नहीं कह रहा, पर आप मेरी बात समझे। देखिए आप मैच से आउट नहीं हुए, लेकिन आप एक बड़ा स्कोर लगाते, थोड़ी सी लीड लेते, आपने लीड अपने ऊपर चढ़ा ली, तो मतलब आप खसारे माइनस से शुरू हुए। डेफिनेटली जो रबाडा वाली, देखिए ये एक ऐसी इनिंग्स आई है जो जाके लास्ट मैन पे जाके जो अनएक्सपेक्टेड थी, 71 स्कोर आपने करवा दिए, लेकिन अब इस चीज़ से फ़ौरन आपको बाहर निकलना है। आपने अच्छा टास्क जीता हुआ है, चौथे 5वें दिन 4th इनिंग्स आपने नहीं खेलनी, उसको तो अफ्रीका की टीम ने खेलनी है। तो अब जाके आप अपनी जो गलतियां खामियां थी आपकी पहली इनिंग्स में, उस पर काम करें, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स को बिल्ड करें, स्पेशली देख के खेलें महाराज को। अगर रबाडा इस पिच पे 71 कर सकते हैं
तो ये हमारे बैटर्स के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हम भी जाके यहाँ पे बड़ा स्कोर कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करें, उनके अब महाराज को इमामुल अच्छा हक खेलें। क्या रीजन देखिए, आपको लग इमामुल रही हक है? मेरे ख्याल से एक देखिए, इनिंग खेली 3 में फेल हो गए, क्यों? देखिए इमामुल हक अगर यार हम ऐसे बात- नहीं होता ना। अगर अब जॉर्जी को देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बिल्कुल नया है, टेस्ट में कोई नाम नहीं है, उससे पहले उसकी कोई बड़ी इनिंग नहीं थी, देखिए- लेकिन जब वो जुड़ते हैं, करते हैं, और वो अवे कंडीशन, देखिए हम कंपेयर करते हैं असलान भी अपने आप को ना दूसरे कंट्रीज के साथ, लेकिन आप उनको फिर ये भी कंपेयर करें कि क्या उनको फेयर चांसेस मिलते हैं। हमारा एक प्लेयर अगर पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप होता है ना, तो फिर उसको बहुत एक दूर से होके आना पड़ता है। अगर इमामुल हक की हम बात करते हैं तो इमामुल हक को तो तुक्की नहीं बनती थी कि उनको पहले टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया रहा था, जिस तरह के उनके स्टैट्स थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी रन करके दिए थे आपको। तो मेरे ख्याल से तो आप पहले प्लेयर को खुद इनसिक्योर करवाते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। अगर इमामुल हक ने काउंटी में जाके परफॉर्म किया, ठीक है, एक आधा मैच हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से इमामुल हक जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि जाके अगर हम उनको उन पर कॉन्फिडेंस करेंगे, उनको हम एतमाद देंगे, तो अब इससे देखिए हम बार बार हम जब अपने कम्बिनेशन को चेंज करते हैं ना, मसले ही यहाँ पे ये आता है। हम अपने सिस्टम की बात करें, अपने कम्बिनेशन की बात करें, बड़ी टीमें जो हैं वो 3-3 4-4 साल सेम टीम लेके चली जाती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम हर सीरीज में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हर 6 महीने बाद अपना कप्तान बदलते हैं। और अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि आप अपना डोमेस्टिक सीजन देख लें, उसमें हमारा हर साल एक नया डोमेस्टिक सीजन आ जाता है। तो जब तक हम किसी एक चीज पर स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक ये कभी कम्बिनेशन को ब्रेक मत करें, और जो भी सिस्टम आप लेके आ रहे हैं उसको जरा लंबा लेके चलें। रिशान, इमामुल हक अग्री करेंगे मुबीन से, लेकिन मैं समझता हूं जब आप पहली इनिंग में एक बड़ा स्कोर लगा देते हैं, अच्छा, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको स्कोर करना चाहिए, आपको खुल के खेलना चाहिए, और 50 को 100 में तब्दील करना तो किसी को नहीं आ रहा। शान मसूद इतने सीनियर प्लेयर हैं, वो नहीं कर पा रहे। अब्दुल्ला शफीक सीनियर कैंपेनर हैं, उनकी बस हो गई। अच्छा, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, मजे की बात, हमने भी छोड़े तो उन्होंने भी छोड़े, ऐसी बात नहीं है, बड़ा भरपूर मुकाबला चल रहा है कैचेस छोड़ने का। अब्दुल्ला को तो 0 पे छूटा, फिर 40 पे छूटा, और फिर वो 50 कर गए। इसी तरह आज हमने महाराज का भी कैच देखा, उसी तरह मुत्तुस्वामी का भी छूटा, एक LBW का हो गया रिव्यू वापस। ये जो चीज़ें सपोर्ट भी कर सकती हैं आपको कंडीशंस, तो इतना पहले स्कोर करने के बाद तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, फिर क्यों 3-3 इनिंग में इतना स्ट्रगल करते हैं? जी, आपने कैचेस छोड़ने की बात की तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जिस तरह की फील्डिंग हम कर रहे हैं, तो वो साउथ अफ्रीकन भी जो है उसी रंग में रंग गए हैं। थोड़ी सी बात इमाम की मैं करूं कि आपने अगर थोड़ा सा नोट किया होगा, आपने एक बात की कि उन्होंने वहां पे 3-4 सेंचुरीज की यॉर्कशायर की तरफ से खेल रहे थे, और यहाँ पे आके बिल्कुल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर है, अगर आपको थोड़ी सी समझ आए, कि ये गेम जो है ये मेंटेलिटी की है। ये आपके जो बैक एंड पे जो सपोर्ट स्टाफ है उससे ज्यादा जो है वो कंसर्न होती है कि इतना इजी थे वो वहां पे इंग्लैंड में खेल रहे थे, उन्होंने 3 से 4 सेंचुरीज की। जैसे वो यहाँ पे आए, उनको इतना इनसिक्योर फील कराया गया कि पहली इनिंग्स जो कि वहां की थी, जो वो मेंटली वहां पे थे, तो उन्होंने स्कोर किया, और जैसे जैसे वो पाकिस्तानी रंग में ढलते गए, वो प्रेशर और इनसिक्योरिटीज उनके ऊपर डालती गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ रन्स के पीछे भाग रहे हैं। पिछली इनिंग्स में आपने देखा वो कैसे आउट हुए, उससे पहले भी जो है वो स्टंप भी हुए बीच में। वो जब आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं, मैंने आपको बाबर आजम की भी मिसाल दी लास्ट प्रोग्राम में, हमने जब बात की कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हुए कि मैं किसी तरह भी रन्स कर लूं। तो देखें, हमारा जो एक सोचने का एक अमल है वो ही ठीक नहीं है। हम अपनी बेसिक्स को छोड़ के हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह परफॉर्म कर लूं, तो परफॉर्म सिर्फ आपकी बेसिक्स पे होगा। अगर आप अपनी बेसिक्स ठीक रखेंगे, मेरे ख्याल से हमारी टीम का जो माहौल है और जो यहाँ पे माहौल बनाया जाता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने इंग्लैंड की बात की कि वो ये शान मसूद भी आउट हो गए हैं 0 पे, तो देखें अब हम पता नहीं क्या 71 आप 71 से पहले ही अपनी विकेटें गंवा चुके हैं, तो ये तो आपको पता है ना कि हमने तो 2-2 विकेटें तो लाजमी गंवानी होती हैं। वही दोबारा बात करूंगा कि वो ठीक नहीं है। हम प्लेयर्स को इतना इनसिक्योर कर देते हैं कि उनको जो है वो अपने टैलेंट के ऊपर एतमाद खत्म हो जाता है, उनको अपनी स्किल के ऊपर एतमाद खत्म हो जाता है। मैं थोड़ी सी बात खुर्रम शहजाद की करूंगा। आपने, मुबीन ने भी बात की कि रिवर्स स्विंग, देखिए वो इतना अच्छा स्विंग बॉलर है, आपने उसको स्क्वाड में रखा हुआ है। मैं फिर वही बात करूंगा कि आपने आसिफ अफरीदी को क्यों ये टेस्ट मैच खिलाया, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा, सबके समझ से बाहर है। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि हम नुमान को बाहर नहीं बिठा सकते थे, उसने 11 आउट किए हुए थे, वरना अगर आप आसिफ को खिला रहे थे तो फिर आपको नुमान को बिठाना चाहिए था, क्योंकि दोनों ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो साथ में फिर आप खुरम शहजाद को खिलाते अगर आपने एक बॉलर ही बढ़ाना था। लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हम वो कर नहीं सकते थे, तो हमने बस खिलाना था, हमने खिला दिया। अब शायद शाहीन अफरीदी से वो हमने यही बात हमेशा की है कि जब आप डोमेस्टिक में खेल के नहीं आते हो, आप वहां बॉल के साथ जो है वो तजर्बे नहीं करते हो, आप वहां पे बॉल को नहीं समझते हो, तो आप टेस्ट मैच में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे आप ये तजर्बे करें। वहां पे फिर आपको सिर्फ डिलीवर करना होता है, वहां पे आपको सीखना नहीं होता। सीखने की जगह डोमेस्टिक है, तो थोड़ा सा हमें जो है वो ओवरहॉलिंग करनी अच्छा, पड़ेगी। ये जो मैनेजमेंट जिशान प्रेसिडेंट लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना, वो नदीम ख्वाजा कोई 1-2 दिन पहले हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने खुद एक बड़ी खबर भी दी। उन्होंने कहा थी कि बाबर आजम ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे टीम में डालें, मैं डोमेस्टिक खेलना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, 2018-19 वो लास्ट सीजन है जब बाबर ने 4 डे में बल्ला उठाया था पाकिस्तान डोमेस्टिक के लिए। अब इतने लंबे गैप के बाद हादिया, जब 5-6 साल बाद आपकी फॉर्म नहीं लग रही, आपके शॉट, अच्छा सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। बाबर ये नहीं है कि बाबर की कनेक्शन है। मुझे जो इशू दिख रहा है, पता नहीं एक्सपर्ट्स कैसे उसको देखते होंगे, हम तो इस पे कमेंट ही कर सकते हैं। बाबर बैट और पैड का जो गैप है ना, जिशान आई एम सॉरी, आप तो कोच हैं, खैर आप तो बेहतर बताएंगे। बैट और पैड का गैप जो है एक बेसिक प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है हम जब क्रिकेट खेलने गए थे तो हमारे कोच ने पहली बात यही सिखाई थी कि भाई बैट और पैड का गैप खत्म कर लो तो आप खेल लोगे। हादिया आपने भी कोचिंग कोर्स किया हुआ है, जरा बताएं ना, ये बैट और पैड का गैप अगर इस स्टेटस का प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो उस पर काबू या ओवरकम नहीं कर पा रहा होगा, तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा है कि बैट और पैड का जो गैप जब भी सामने आ जाता है तब आपसे बैटिंग आपकी बिल्कुल ऑफ द ट्रैक चली जाती है। अगर आपको बैटिंग, ऑब्वियसली बाबर आजम है, बड़ा नाम है, लेजेंड है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, अगर वो बैटिंग को थोड़ी सी और अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे तो वो उनके लिए फ़ायदा ही होगा। इस स्टेज पे जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा रहे जिस तरह की उनसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, ये एड प्रेशर किया जा रहा है उनके ऊपर। ऑब्वियसली जब एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो उसकी फॉर्म जब दोबारा उन्होंने बहाल करनी है उसके लिए उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। तो अभी इमाम पर भी ये सारे बात करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आप हर इनिंग में, ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, कंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर देते, जिसकी वजह से बड़े नाम नहीं बन पाते। बाबर आजम कितने टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हम सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट ही करें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। देखिए उनको T20 स्क्वाड में भी उनका नाम, ये सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हम उनको T20 स्क्वाड में रख लेंगे। टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप उनको T20 स्क्वाड में रखें, तो ये थोड़ी सी मेंटालिटी भी शो करती है कि वो किस हमने PSL की बुनियाद पे टेस्ट में रख लिया था नानी को। PSL पे हम अपने पाकिस्तान, हमने अपने PSL को ही रखा हुआ है सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि हमने वहीं से अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आप डोमेस्टिक से सिलेक्ट करें, डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े रन करके, इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको हम यूटिलाइज नहीं करते और हम इन्हीं प्लेयर्स पर फोकस करते हैं कि इनको कहें कि वो जाके डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक खेल खेल के फिर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी का भी यही फोकस है, यही उनका माइंडसेट है कि इन प्लेयर्स को सबसे पहले डोमेस्टिक में भेजें, कोई लीग्स नहीं खेलेंगे, सिर्फ डोमेस्टिक खेलें, वहाँ पे परफॉर्म करें और अपनी टेक्निक्स को बेहतर करें, अपने स्टाइल को बेहतर करें, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है, फेयरलेस क्रिकेट है, उसी के लिहाज से खेलेंगे तो आगे कामयाब होंगे। अगर इसी टेक्निक के साथ खेलते रहेंगे तो आपकी क्रिकेट चले इमाम का तो हम कहते हैं कि इमाम को तो बार बार आप लोग देखते हैं कि वो अच्छी फॉर्म में था, अच्छे निक में था, हमने ये क्या क्या के बाहर कर दिया, कभी उसको बेचारे को पर्ची तो कभी कुछ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का टॉप ओपनर है फॉर वनडे, बेस्ट सूटेबल चॉइस है फॉर टेस्ट, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को तो बहुत चांस मिल रहे हैं, अब ये फिर आज फेल हो गए, वो फिर आउट हो गए। कि अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी कोई दो लफ्ज हमें बता दें, इनको प्रॉब्लम क्या है? अब्दुल्ला शफीक इतनी साउंड टेक्निक, सारे कहते हैं जी अब्दुल्ला जैसी टेक्निक होनी चाहिए, और सिर्फ एक बंदा है जिनको उनकी टेक्निक पे एतराज़ है, वो है मोहम्मद यूसुफ, और उनसे बड़ा कोई प्लेयर भी नहीं है, और शायद वो ठीक है, मैं समझता हूँ। क्या वजह है अब्दुल्ला शफीक की? क्या अब्दुल्ला शफीक किसी शेल में है, उस शेल से बाहर नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है? अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक मुझे लगता है बेहतर है, अच्छी है, और अब लोगों को लगता होगा नहीं है, ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है,
गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन हमें सारे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, सिर्फ मौका देंगे। अब्दुल्ला शफीक को बेशक हमने बहुत मौके दे दिए हैं, लेकिन अब हाई टाइम है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे, उनकी तरह हमें रिप्लेसमेंट ले आनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को हमने काफ़ी ज़्यादा मौके दे दिए हैं, हमने उनको अपनी एग्जैक्टली अब उन प्लेयर्स को दें मौका जो परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, अब्दुल्ला शफीक को हमने इतने मौके देने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं करे तो उनको आप रेस्ट कराएं, थोड़ा सा उनको टाइम दें, उनको कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ पे परफॉर्म करके आए, रन करके आए और यहाँ पे आके आराम से स्कोर करें। और ये आपके अच्छा, ये जो एक चीज है ना मुबीन, शॉर्ट सा आपका कमेंट, अब्दुल्ला शफीक क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक इनिंग खेलता है वो 25-25 इनिंग के बाद तो हम सारे बड़े खुश हो जाते हैं, उसमें भी मैंने बता दिया 2 बार कैच छुटा था। देखिए अब्दुल्ला शफीक का थोड़ा मैंने जो देखा है कि उनका थोड़ा बैट और पैड में गैप बनता है और वहाँ पे ही वो थोड़ा बहुत उनका इशू आ रहा है। और देखिए इंटरनेशनल जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट बड़ा काम करके बॉलर जाते हैं, तो जहाँ पे भी आपको हल्का सा भी इशू नज़र आएगा वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे और वहाँ पे आपको अगली टीम जो छोड़ेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से एक तो ये, दूसरा ये कि हम जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस देने की, तो कॉन्फिडेंस हमें जिनको देना चाहिए ज़्यादा उनको हम देते नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जितने हमने चांसेस दिए हैं इससे पहले भी, आप उनकी वनडे में भी देख लें, उनके आप टेस्ट मैचेस में भी देख लें, तो हमने उनको ज़बरदस्ती भी खिलाया है। तो मेरे ख्याल से जो भी ये खिलाड़ी हमारी, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं या बाकी जितने भी खिलाड़ी हमारी ऊपर वाली टीम से रहते हैं, परफॉर्म नहीं करते, उसके बाद हमें शाहीन्स के टूर रखने चाहिए कंसिस्टेंटली उनको वहाँ जाके। हम डोमेस्टिक की बात भी करते हैं, डोमेस्टिक में तो हमारा साल में सिर्फ एक सीज़न आता है, उसमें प्लेयर्स कितने वहाँ पे फ्री होते हैं, फ्री नहीं होते। अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं तो बाबर जाके टेस्ट खेलेंगे या 4 डे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी आपके शाहीन्स के टूर हैं, पाकिस्तान ए के टूर्स हैं, आप उनको करें ताकि जो भी खिलाड़ी यहाँ से फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ जाके उनको एक बैकअप मिले, वहाँ जाके दोबारा परफॉर्म करें, एक रास्ता मिले, दोबारा आएँ। लेकिन जो भी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप होता है उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय डोमेस्टिक का, सिवाय समुंदर का, उसे कोई पता नहीं होता मैंने वापसी करनी भी है या वापसी नहीं करनी। और बाबर की आपने अगर बात की है, देखें बाबर के बारे में बात करूंगा, अभी हमें नजर आ रहा है कि बाबर ब्रेक ले लो सर, ब्रेक के बाद हम लास्ट सेगमेंट इसी पर बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाबर पर भी बात करते हैं, अब्दुल्ला पर भी बात करते हैं। थोड़ी सी बात मुझे करनी है, जो टेक्निक ठीक करनी है, ये कोचिंग स्टाफ जो भारी भरकम फीसेज ले रहा है इसका काम क्या है, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। जरा वापस आते हैं, ब्रेक से इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, मुबीन बात कर रहे थे बाबर को लेके, अब्दुल्ला शफीक को। मुबीन आपके पास आता हूँ, पहले जरा ज़ीशान, क्या वजह है अब्दुल्ला शफीक को बहुत मायूसी हो रही है उनको लेकर? अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, हाँ कामरान गुलाम के साथ हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं और हमने एक नहीं ऐसे कई प्लेयर हैं, इरफान नियाजी के साथ बड़ी ज्यादती कर दी, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ कर रहे हैं। असीबुल्ला को हम मौके नहीं देते, सबको मौके दे रहे हैं, रोहेल को भी, अच्छा आसिफ आफरीदी को खिला देंगे, रोहेल की आप में किसी में हिम्मत नहीं होगी कि उसको भी टेस्ट में खिला दें बेचारे को। तो क्या वजह जी अब्दुल्ला शफीक को लें क्रिकेट का के जी ज़ीशान जी हमारा अलमिया ये अरसलान भाई के हम जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं उसके ऊपर ऐसे मेहरबान होते हैं कि जहां भी बस वो दिल करे उसको हम खिला देते हैं। और कुछ लोगों के लिए हम इतना नाइंसाफी करते हैं। आपने बात की कामरान गुलाम की, एक तो वो मिडिल ऑर्डर है, इस वक्त तो जगह नहीं बनती थी उनकी, क्योंकि डेफिनेटली सऊद ने एक ही मैच नहीं, मेरा ख्याल है अगर शान ओपनर चले जाते ना, ज़ीशान शान ओपनर चले जाते, अब्दुल्ला को हम ड्रॉप करते, वहां पर उसको खिला आपके साथ सिलेक्शन की बात की कि हमारी सिलेक्शन में जो है वो टॉप ऑर्डर में कोई और प्लेयर रखा ही नहीं इन्होंने स्क्वाड में कि वो कोई चेंज कर सके। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक के बारे में तो मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी टेक्निक तो ठीक है, उसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब वो क्यों स्कोर नहीं कर रहे ये तो डिपेंड करता है कि उनके साथ बैठ के जो कोचेस हैं वो डिस्कस करें, और उनका कोई और अगर ऐसा इशू है तो वो उनके साथ डिस्कस करके उनको जो है खत्म किया जाना चाहिए। अब हमारे पास जो है इस वक्त वो बैटिंग कोच हमने एक वक्त में शाहिद असलम को भी लगा दिया, इसी तरह हम जो है वो सॉरी टू से वो अजीब सी बात हो जाती है लेकिन शायद कोई रेडी पे चने बिक रहे हैं और हम जो है ना वो प्लेटों में दे रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमने अब्दुल रहमान को भी कोच बना दिया, साथ में हमने इमरान फरद को। पहले सबसे पहले तो देखें कि इन्होंने कोचिंग कोर्स किए हैं, और किए हैं तो कब किए हैं और कौन सी टीम के साथ ये कोचिंग करते रहे। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि इमरान फरद ने किसी टीम के साथ कोचिंग की हो या अब्दुल रहमान ने किसी टीम के साथ कोचिंग की हो। ऐसे ही आपने मिसबा को देखा कि वो आए और वो उनको डायरेक्टर भी लगा दिया, सेलेक्टर भी लगा दिया, कोच भी लगा दिया। फिर आ रहे हैं ओवरऑल जो है आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ है, सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा। तो जैसे आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक फैक्ट्री की मिसाल है, अगर मशीन ही खराब है तो प्रोडक्ट कैसे ठीक होगी। तो जब ऊपर मैनेजमेंट का हाल ही बुरा है तो नीचे जो है वो प्लेयर क्या स्कोर करेंगे या क्या परफॉर्म करेंगे।
तो वहां पे जो है वो काम होने वाला है कि आपकी वहां पे जो मैनेजमेंट है वो किस तरह हम उनको जो है वो रख रहे हैं। हम टोटल जो है इस वक्त वो रेफरेंस बेस सिफारिश और इस पे चल रहे हैं, और यहाँ में हमने जो है वो टीम का बेड़ा गर्क कर ठीक दिया है, इस टीम में। सिफारिश, ये कल्चर, इससे तो बड़ा मैं तंग आया हूँ। मुबीन, पहले जरा बाबर आजम पे बात करनी थी, लेकिन ये बताएं, अभी आप रिसेंटली रावलपिंडी की टीम के साथ होकर आए हैं, उसको मैनेज किया आपने। फैक्चुअल बात है, मैंने नदीम साहब से भी यही सवाल किया था कि आते हैं फ़ोन, उन्होंने कहा बहुत आते हैं। मेरे तो खैर हमें तो पता है, कोई नहीं करेगा तो हम तो नहीं मानेंगे। कितनी मुश्किल होती है सिलेक्शन में जब ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, इधर उधर से लोग आ जाते हैं, ज़रा यहीं पे बताएं, फिर बाबर पे जाता हूँ। देखिए अरसलान भाई, ये तो काफ़ी टाइम से आप डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम में हम भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो डोमेस्टिक, जो हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं खुरम नियाजी साहब, कि उन्होंने जो एक क्राइटेरिया लेके आए हैं, बेसिकली उसमें हर चीज़ जो है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड कर दी गई है। उसमें टॉप ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है, सिर्फ एक जगह जाके लगता है कि जो एक ऑलराउंडर वाली जो हमारी कैटेगरी है, कि वहाँ जाके शायद थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा जो क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्शन है, जो भी चैलेंज कप में परफॉर्म करता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करता है, वो ओरिजिन की टीम में आ जाता है। तो अब जाके वो चीज़ें नहीं हैं मेरे ख्याल से कि आप कहें कि कोई लड़के ने परफॉर्म ही नहीं किया तो स्टैट्स के बगैर वो एकदम से टीम में आ जाएगा। तो ये चीज़ अब असल में ना, जब आपको याद होगा मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो पहला सवाल भी मेरा ये था कि आप कैसे जज कर सकते हैं एक ट्रायल की बुनियाद पे, एक दिन में एक बच्चा जो दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, सारा दिन बैठा खड़ा, उसको कैसे जज करेंगे जी कि उसकी बैटिंग है। उन्होंने कहा मैं आपकी बात से एग्री हूँ, हम इसको मैच बेस करने वाले हैं। चैलेंज कप की मैंने जो बात की है, मैं वही मैच बेस करने वाले हैं, हम मैचेस करवा लेंगे निचले लेवल पे, वहां से परफॉर्मर्स को उठा लेंगे। चलिए अच्छी बात, वापस आए सर बाबर आजम का। देखिए बाबर आजम के बारे में बात कर रहा था कि हम जब देखें, हम इतना बड़ा खिलाड़ी है, हम उसके बारे में बात करते हैं, अभी हमें टेक्निकल फ्लॉज भी नजर आना शुरू हो गए, हमें उनके बैट और पैड में गैप भी नजर आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से वही बाबर आजम है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी जो इनिंग्स आपको खेल के दी हैं। हम पर जो है वो काट देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं उड़ के दिखाओ। देखिए ये चीज़ नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस देना है। अगेन जो आपके जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, बाबर आजम अगर दुनिया में किसी और कंट्री में होते तो आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लें कि किन किन लोगों ने उनके बारे में क्या क्या अल्फाज कहे हुए हैं। तो बाबर आजम को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, वो हमारे टॉप क्लास बैटर हैं। जिस तरह अगर शाहीन को हमने कॉन्फिडेंस दिया, हमने उनको वापस लाया है, हमने उनको फुल चांस दिया है, अच्छी तरीके से हम उनको लेके चल रहे हैं, तो बाबर को भी हमें चाहिए कि हम उनको कॉन्फिडेंस दें, हम उनको जो है वो सिक्योर फील करवाएं, और उनको हम उस तरह बिल्कुल साइड लाइन ना कर दें। देखिए जब एक खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देता है, हम जब उससे पाकिस्तान के लिए लेने की बारी आती है, पाकिस्तान के लिए वो जब उसने पे बैक करना होता है, उस टाइम हम जाके अपने खिलाड़ियों पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी हम उनको जीरो कर मैं आपको खबर दे रहा हूं, रिजवान के साथ हम करने जा रहे हैं ऐसा कुछ। ये देखिएगा आगे आने वाले टाइम पे रिजवान आपको किसी भी तरह सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूं असलाम भाई, आप लोग कह रहे होंगे, मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा असलाम भाई। देखें अगर हमने बाबर की बात की, फिर हमारी बहस जो है वो T20 वाली तरफ चले जाएगी, कहीं और चली जाएगी। अगर वाकई बाबर को हमने T20 से ड्रॉप किया है, वाइट बॉल से ड्रॉप किया है, तो फिर उनकी जगह पे स्ट्राइक रेट वाली बात भी देख लेना। हम कौन सा 150 वाला ले आए हैं, कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान का एहसास है। हमें सब जो हमारे खिलाड़ी हैं, हम उनको पाकिस्तान को सामने रख के हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम, हम यहाँ बैठ के तो बड़े आसानी से बात कर लेते हैं स्टूडियो में बैठ के, लेकिन वहाँ पे अगेंस्ट जो है ना बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना, इतने बड़े क्राउड में खेलना, इतने प्रेशर में करना, कोचिंग का क्या काम है हमारे यहाँ और क्या काम कर रही है? मुझे तो कोई रोल नजर नहीं आ रहा। कोचिंग का तो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सारे के सारे जितने भी बैटर्स हैं उनकी टेक्निक्स थोड़ी सी हमें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। T20 हमने कहा कि हम यंगस्टर्स को खिलाएंगे, हम यंगस्टर्स को एशिया कप में लेकर जाएंगे, और उनकी टेक्निक्स आप देख लें, हमें सामने नज़र आई है कि हमारे ओपनर्स एग्जैक्टली, लेकिन हम उनको कंसिडर कर रहे हैं यंगस्टर्स, लेकिन उनकी बैटिंग आपने देखी है कि मुंह कहीं और जा रहा है, आपकी टांग कहीं और जा रही है और बैट का रुख कहीं और है। तो ये कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं होती है कि आप आते साथ ही शॉट्स मारना शुरू कर दें। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी टेक्निक्स का मेजर प्रॉब्लम है, जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यही प्लेयर्स आपके ओडीआई भी खेल रहे हैं और उनको ओडीआई में भी बड़ा फिर ये है कि कोचिंग को भी अपना काम करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को ज़रा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी पीसीबी से कि भाई प्लीज़ शेड लगवा दें ग्राउंड्स में। जो लोग आते हैं इतनी मुश्किल से टेस्ट देखने, वो गर्मी में सड़ रहे हैं, आप शेड लगा दें, पूरी दुनिया में होते हैं। थोड़ा सा जो क्राउड है उसका भी एहसास करें। बहुत शुक्रिया हादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबीन आपका बहुत शुक्रिया, ज़िशान आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।